सभी का स्वागत है बायो स्कॉलर के इस प्लेटफॉर्म में। गेट हो चुका है, गेट भी सामने है आप लोगों का, उसके साथ CVT PG भी है। सो गेट भी CVT PG ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल आप कह सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं उसका ही डिस्कशन, कैसे आप एग्ज़ाम हॉल में प्रिपेयर होके जाना चाहिए आपको, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको रिविज़िट करना है, एक बार रिवाइज़ करना है, तो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। अब जो पॉइंट्स मैं बताते जाऊंगा, आप उस पॉइंट को काइंडली पेन पेपर लेके बैठिए और लिखते जाइए। टॉपिक आसान है और इस एग्ज़ाम्स में ऐसा ही है कि आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा, जैसे रैंक बहुत ज़्यादा मैटर करता है गेट बी के लिए भी। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि RCB गेट बी के रैंक से बुलाता है, उसके बाद इंटरव्यू। गेट बी में रैंक से आपको अच्छा यूनिवर्सिटी जैसे JNU हो गया, ISU हो गया, BHU हो गया, IIT इंदौर अभी भी एडमिशन ले रहा है। सो ये जो सारे कॉलेजेस हैं, ये जो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, IITs हैं, ये आपको एडमिशन ऑफ़र करेगा। CVT PG के लिए भी सेम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन, या चाहे CVT PG लाइफ साइंस देकर आप लाइफ साइंस जो है JNU में जो एडमिशन होता है, तो उसके लिए भी आपको मार्क्स चाहिए। मार्क्स इन द सेंस मार्क्स तभी बढ़ेगा आप जितने क्वेश्चन सही करेंगे, उसके साथ साथ पैरेलली कितना मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, गलती। सभी लोग बोलते हैं एक्यूरेसी मेंटेन करो, एक्यूरेसी इसी से आता है कि आप कितना बैलेंस रखते हैं मिस्टेक्स और आपका करेक्ट जो आंसर है, दैट इज़ आपका जो मार्क्स आते हैं बैलेंस होके आएंगे। अब उसके लिए आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना है और मिस्टेक्स कम से कम करना है। इसके लिए प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा चाहिए। कंसेप्ट को ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपेरिमेंटल कुछ चीज़ें पूछा जाता है, स्ट्रेट कट सवाल होते हैं, टू द पॉइंट आपको पता होने चाहिए, और कंसेप्ट बार बार एक ही जगह से पूछा जाता है रिपीटेड। मैं दिखाऊंगा आपको। सो जो पॉइंट्स मैं अभी इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो सारे पॉइंट्स को आप टेबल फॉर्मेट में आप लिख के रखिए। एक एक करके हम लोग टॉपिक लेके आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा डिस्कशन है दैट इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मैं क्या चीज़ें बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या मैं आपको याद रखना है वो भी बता रहा हूँ मैं। सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के इस डिस्कशन में हम बात करेंगे। सिलेबस पहले एक बार देख लेते हैं ना, सिलेबस देख के उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। तो गेट बी CVT नो कंसेप्चुअल क्वेश्चन, फिर से बता रहा हूँ, नो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं है कि आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी, ऑब्वियसली आपको मदद करेगा अंडरस्टैंडिंग होगा तो, पर उसके साथ साथ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स पता होने चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। वरना क्रैक होगा, क्वालिफाई होगा, अच्छा सीट नहीं मिलेगा, अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले सिलेबस देख लेते हैं। अब जैसे मैंने बताया, मोर और लेस सभी जगह क्वेश्चन का जो लेवल है सिमिलर है। सिलेबस में भी बहुत सारी जगह पे सिमिलरिटी आपको दिखेगा। जैसे ये गेट बी का सिलेबस है, गेट बी के सिलेबस में ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट को मैं बता रहा हूँ। जैसे देख सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, DNA डैमेज एंड रिपेयर, म्यूटेशन, म्यूटाजेनेसिस, न्यूक्लिक एसिड एप्लीकेशन, जीन्स एंड क्रोमोसोम। अब ये रहा बायोकेमिस्ट्री CVT PG का सिलेबस। सेम चीज़ आप देख सकते हैं, उसके साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट उसी के साथ जाता है। जब एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है तो ये पढ़ने के बाद आपको ये मैं पढ़ा भी दूंगा। मेथड्स इन बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अलग से मैं पढ़ा दूंगा। अब इसमें सेम चीज़, लैकोपेरॉन आपको देख के जाना ही जाना है। ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, DNA रिपेयर, ट्रांसलेशन, ये सारे कंसेप्ट आपको देख के जाना है। फॉलोड बाय क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, सेम देख सकते हैं। अब जैसे और एक चीज़ बताऊंगा, आप जो भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो लाइफ साइंस हो, चाहे वो बॉटनी हो, जूलॉजी हो, या अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी हो। जूलॉजी बॉटनी में तो बहुत ब्रॉडली लिखा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको सारे कंसेप्ट पढ़ के जाने हैं। अब जैसे लाइफ साइंस में एक चीज़ लिखा हुआ है, देखिए, टेलोमियर का कंसेप्ट ऑफ ए जीन एंड टेलोमियर। अब जैसे गेट सिलेबस को फॉलो करता है, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि सिलेबस के जो पॉइंट्स है उससे उठा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सपोज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम इन प्रोकैरियोट। अब ये टेलोमियर बहुत भास्ट नहीं है। टेलोमियर CVT PG गेट बी के लिए 1 पेज या हाफ पेज का कंसेप्ट है। इसमें 2-4 पॉइंट्स ही आएंगे, इसको आपको देख के जाना है। इसके ऊपर 1-2 बार सवाल आया है। जूलॉजी और बॉटनी में स्पेसिफिकली कुछ तो सिलेबस मेंशन नहीं है, तो आप यही सिलेबस को दिमाग के रख के जो दिख रहा है आपको, दैट इज़ चाहे आप बायोकेमिस्ट्री के लिए पढ़े, सभी चीज़ आपको एक बार देख के जाना पड़ेगा। ठीक,
तो हम लोग शुरू करेंगे आज न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेशन से। तो आज मेरा डिस्कशन होगा न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेशन। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके रिगार्डिंग कंसेप्ट भी एक बार रिवाइज करा दूँगा। अब जैसे न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये 3 टॉपिक मैं लेके चल रहा हूँ। जितना हो पाए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से बात करेंगे इसके बारे में। अब क्या क्या हमें उससे पहले प्री रिक्विजिट है पढ़ने के लिए। कंसेप्ट आपको थोड़ा बहुत पता होने चाहिए, जैसे डीएनए कैसा दिखता है, जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो एक एक करके मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ, आप काइंडली उसको ध्यान रखिए। तो जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उसी पीपीटी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। हम लोगों ने एक बैच भी बनाया है, चाहे आप वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। नॉमिनल प्राइस में सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। सो पहला जो चैप्टर है दैट इज़ जेनेटिक मटेरियल। तो इस जेनेटिक मटेरियल को मैं जब पढ़ाना चालू करता हूँ, सभी लोग जानते हैं रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन होता है, सेंट्रल डॉग्मा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब सेंट्रल डॉग्मा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सभी लोग बहुत सारे जगह पे पढ़ के आए हैं। एक और कंसेप्ट एडिशनली ऐड होता है, दैट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो ये 1956 फ्रांसिस किक ने नहीं दिया था। दैट केम आफ्टर सम डिस्कवरी ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम टेमिन एंड बाल्टीमोर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का जो कंसेप्ट है दैट इज़ इंटीग्रेटेड हुआ है सेंट्रल डॉग्मा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। यही क्वेश्चन आप अगर देखेंगे, जैसे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये 2024 में लास्ट जो गैडबी का पेपर हुआ है उसी में पूछा है। देखिए क्या लिखा है, फ्रांसिस एंड क्रिक प्रोपोज द स्कीम कॉल्ड सेंट्रल डॉग्मा इन 1958। सभी को पता है, वेल एंड गुड, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रल डॉग्मा क्या है सभी को पता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट पूछ लिया जो एडिशनली आपको पढ़ के जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वाज नॉट कवर्ड इन दिस स्कीम। रेप्लिकेशन कवर्ड था, ट्रांसक्रिप्शन कवर्ड था, ट्रांसलेशन कवर्ड था। अब ये ऑड वन आउट करके आप कर सकते थे, तो उससे पता चल जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाज नॉट द पार्ट ऑफ सेंट्रल डॉग्मा विच वाज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस एंड क्रिक। इट केम लेटर बाय द डिस्कवरी ऑफ डेविड टेमिन एंड बाल्टीमोर, जिन लोगों ने नोबेल प्राइज़ भी मिला था उनको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, HIV का डिस्कवरी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये सब में। अब ये हो गया आपका 2024 का सवाल। अब आपको क्या लगेगा कि इससे क्या हो सकता है, कि क्या कंसेप्ट बन सकता है सेंट्रल डॉग्मा से। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान दीजिए कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। ठीक, अब जब टेलोमियर के बारे में आप पढ़ेंगे वहाँ पे ये सेम चीज़ आएगा, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो ऑलरेडी गैडबी में बहुत बार पूछ चुका है, तो ये जो टेमिन एंड बाल्टीमोर एक क्वेश्चन बन गया। सेंट्रल डॉग्मा का जो एक्सटेंडेड वर्जन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसने डिस्कवर किया, ये CUET के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए गैडबी में आपको ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी कहाँ देखा जाता है, ये बहुत बार टेलोमियर ये सब में, जैसे जब देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया है, मैं अगर दिखाऊँ आपको यहाँ पे कहीं पे रिवर्स टेलोमियर का कंसेप्ट पूछा गया है, एक एक करके मैं उसको भी दिखाऊंगा, एक एक करके क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैंने ऑलरेडी ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करा के रखा है, यूट्यूब चैनल में आप जाके देख सकते हैं। तो ये जो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिख जाएगा प्रोमोटर क्या है, सीक्वेंस, टेलोमियर। यहाँ पे देखिए गैडबी 2021 का क्वेश्चन है, तो आपको पैटर्न समझ में आ रहा है ना। 2024 गैडबी 2024 में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तो पूछा नहीं, सेंट्रल डॉग्मा से क्वेश्चन पूछ लिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बस इतना चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उससे रिलेटेड आसपास की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और 2025 CUET PG जब आप देने जाएंगे। अब यहाँ पे और कुछ करना नहीं है, जेनेटिक मटेरियल सबको पता है, हर्शेचेस ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। फिर से आप इसको रिवाइज करके जाइए, कहाँ क्या मॉडिफिकेशन किया गया था, चेंजेस किया गया था एक्सपेरिमेंट्स में, वो ध्यान रखिए। उसके बाद हर्शेचेस, सल्फर 35 एंड फॉस्फोरस 32, सल्फर 35 एंड आपका फॉस्फोरस 32। फॉस्फोरस पाया जाता है DNA में और सल्फर पाया जाता है प्रोटीन में। अब इसी को लेके फिर से क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रोटीन में सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का नाम बताओ, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। फॉस्फोरस DNA के बैकबोन में होगा, फॉस्फोरस बैकबोन। बस 1-2 पॉइंट था यहाँ पे। अब उसके बाद न्यूक्लिक एसिड चैप्टर जब पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री के घुसा के, जीन क्या है, जीन का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ें हैं पर BSc लेवल में बहुत सारे जगह पे क्लैरिटी नहीं रहता है। तो जीन किसको बोलेंगे, जीन इज़ ए यूनिट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन इन DNA सेगमेंट। इसका मतलब है
कि ये जो आपका जीन है फंक्शनल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जो प्रोटीन भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो प्रोटीन भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, इज रिफर टू एज जीन। आप अगर इंटरव्यू देने जाएंगे ऑब्वियसली ये सब क्वेश्चन मायने बहुत रखता है, आप कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हो, कहाँ तक आप चीज़ को क्लैरिटी से के साथ बता पा रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So it is not only protein but also a functional RNA. Is it clear? A segment of DNA that contains the information required for the synthesis of a functional biological product, whether it is a protein or an RNA. RNA में rRNA भी आएगा, mRNA भी आएगा, tRNA, सभी तरह के RNA आएगा जीन में से। तो ये जीन का डेफिनेशन हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अब न्यूक्लिक एसिड का बायोकेमिस्ट्री सभी को पता है कि न्यूक्लियोटाइड मतलब 3 चीज़ें रहेंगे। एक होगा न्यूक्लियो बेस, जिसको प्यूरिन और पायरिमिडीन में क्लासीफाई किया जाता है। पेंटोज शुगर जो डी राइबोज इन केस ऑफ आरएनए, एंड डीऑक्सीराइबोज, इससे ही डीएनए का नाम आता है, दैट इज इन प्रेजेंट इन डीएनए। फॉलोड बाई और क्या चीज़ ध्यान रखना है, एक फॉस्फेट ग्रुप रहा रहता है। सो टी मतलब 3, टी से 3 कंपोनेंट। यहाँ पे भी बच्चे फंस जाते हैं, भाई क्या है क्या नहीं है। सो न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है आप देखते हैं। अगर आप फॉस्फेट ग्रुप हटा देंगे देन इट इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। अब उसके साथ साथ और छोटा मोटा कंसेप्ट मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एज द फॉलोइंग में अगर पूछ ले तो क्या करेंगे आप। 2-4 चीज़ें हैं। एक है ये शुगर पकरिंग वाला कंसेप्ट, एंडो पकर, एक्सो पकर। अब डिफरेंस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अब इसके बाद जो मेजर इंपॉर्टेंट है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड जेड डीएनए। ए बी एंड जेड डीएनए में डिफरेंस क्या है, तो टाइप्स ऑफ डीएनए हैं। जैसे ये वाला चार्ट आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने बहुत सारे जगह पे एक्सप्लेन किया हुआ है, सेम चीज़ मैं बता रहा हूँ। ये लेनिंजर का चार्ट है, अब लेनिंजर में मिल जाएगा आराम से। जैसे और 2-4 पॉइंट जो हैं उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ए फॉर्म इज़ हाईली प्रीडोमिनेंट इन केस ऑफ लो ह्यूमिड कंडीशन वेयर देयर इज ए लो ह्यूमिडिटी। बी फॉर्म जनरली बनते हैं हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन में एंड एट हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन। जेड डीएनए से अगर क्वेश्चन बनेगा 2-4 चीज़ें ही हैं, 2 पॉइंट हैं। एक है 2' एंडो, 2' एंडो इन पायरिमिडीन एंड 3' एंडो इन प्यूरिन, और एंटी फॉर पायरिमिडीन, सिन फॉर प्यूरिन, जो जेड डीएनए के केस में स्पेसिफिक है। और उसके साथ साथ ये एक पॉइंट हो गया 2' एंडो। पहला तो है लेफ्ट हैंडेड, सभी को पता है ए बी एंड जेड में डिफरेंस है, जेड लेफ्ट हैंडेड। ऑल्टरनेटिंग प्यूरिन एंड पायरिमिडीन होता है, ये एज इट इज़ लाइन आपको क्वेश्चन में मिलेगा, प्यूरिन पायरिमिडीन। तो एंटी फॉर पायरिमिडीन, सिन फॉर प्यूरिन, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट 2' एंडो फॉर पायरिमिडीन, 3' एंडो फॉर प्यूरिन। बस इतना कर लेंगे, मोर देन इनफ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। तो दैट इज़ द लेवल फॉर गेट बी एंड सीयूटी पीजी। फाइन, अब उसको छोड़ के क्या ध्यान रखना है, जैसे शुगर पकरिंग कन्फर्मेशन मैंने बोला था। शुगर पकरिंग मतलब ये जो आपका शुगर है, राइबोज शुगर है, इसका कन्फर्मेशनल चेंजेस होता है, दैट इज़ नोन एज शुगर पकरिंग। अब ये है 3' एंडो और ये है 2' एंडो। सो A3B2 और एंडो पकरिंग, एक्सो पकरिंग नहीं होता कहीं। एक्सो में जो आपका प्लेन है उससे बाहर आ जाएगा। तो ए बी जेड डीएनए में आपने डिफरेंस देख लिया। उसके ऊपर और एक कंसेप्ट छूट रहा था, उसको भी बता देते हैं, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पता है आपको, आराम से देखिए। अब यहाँ पे बॉन्ड्स दैट आर प्रेजेंट इन एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आधे बच्चों को तो ड्रॉ करने बोले भाग जाएगा। आप ये भी प्रैक्टिस करके जाइए, जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो थोड़ा सिंसियरली प्रिपेयर करना चाहते हैं। एटीपी का स्ट्रक्चर आप एक बार ड्रॉ करिए अपने हाथ से, तभी समझ में आएगा। देख सकते हैं ये रहा एडिनोसिन, ये रहा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो इसको अगर मैं ये फॉस्फेट ग्रुप को हटा दूँ, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है जहाँ पे, तो ये फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ता है, तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। एंड ये पूरा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको फॉस्फेट है थोड़ा न्यूक्लियोटाइड। क्या इंपॉर्टेंट है, एक है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहाँ पे होता है, दैट इज़ एस्टर बॉन्ड बिटवीन एसिड एंड अल्कोहल। तो ये रहा CH2OH, ये CH2OH का O, और ये फॉस्फेट ग्रुप का P डबल बॉन्ड O OH, ये जो OH है और ये OH है, ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं, पानी निकल जाता है, तो इसी को बोला जाता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और उसके साथ साथ दूसरा होता है फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट फॉस्फेट, जैसे अल्फा बीटा गामा। आप जब डीएनए एप्लीकेशन पढ़ेंगे तभी दिखेगा कि जो 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप है
हाँ, जो 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कैसे अटैक करेगा, 3 प्राइम ओइज बोले, हाँ हाइड्रोक्सिल इज ओइज। सो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे रेप्लिकेशन में। तो इसलिए आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बायोकेमिस्ट्री का। तो ये 3-4 कंसेप्ट हो गया। बस न्यूक्लिक एसिड में और क्या देखना है, ABJ DNA आपने पढ़ लिया, अब कॉन्फर्मेशन पढ़ लिया, और डिटेल में चार्ट चाहिए आपको, और इन्फॉर्मेशन आप याद रखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, मैंने जितना बोला इट्स सफिशिएंट। और पढ़ना चाहते हैं टेबल 4.2 दैट इज़ फ्रॉम वाटसन से उठाया गया चार्ट है, वेरी फेमस चार्ट, सभी जगह आपको मिल जाएगा, बुक खोलिए दिख जाएगा, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। और डिटेल में है, जैसे BSc में आप क्वेश्चन पूछ लिया MSc में, तो आप देख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है चारगाप्स रूल, बहुत बेसिक सा चीज़ है, दैट इज़ ट्यूरीन इक्वल टू द सम ऑफ पाइरीमिडीन। सो A + G = C + T। इसी को हम अगर A + G डिवाइडेड बाई अगर मैं लिखूँ C + T, क्या सही रहेगा, =1, ये सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। तो इस तरह से आपको घुमा फिरा के सेम पता है सबको कि भाई चारगाप्स रूल से क्या ही क्वेश्चन बनेगा, फिर से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये मैं इसको इधर उधर कर दूंगा। चारगाप्स रूल क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ एडेनिन रेसिड्यू इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ थाइमिन रेसिड्यू। तो बस इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद RNA के बारे में अगर पूछा गया, वाई RNA इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ 2' OH, एंड इन केस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ RNA अंडर एल्कलाइन कंडीशन, आप देख सकते हैं ये जैसे 2', 3' मोनोफॉस्फेट डेरिवेटिव करके ये आपस में, इसलिए RNA अनस्टेबल होता है। एल्कलाइन कंडीशन डालोगे तो एल्कलाइन और OH रहेगा, इट विल डिग्रेड द RNA। फॉलोड बाय अप्लाइड बाय, कुछ बात कर लेते हैं आइसोलेशन ऑफ DNA, फेनॉल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन मेथड। बस एक लाइन, फेनॉल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज यूज फॉर आइसोलेटिंग जीनोमिक DNA फॉर बैक्टीरिया। आप प्लाज्मिड आइसोलेट भी कर सकते हैं, ठीक, ये हो गया। उसके बाद RNA आइसोलेशन कैसे कर सकते हैं, ट्राइजोल मेथड, और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं आराम से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि प्योरिटी कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम ये नैनो ड्रॉप करके एक मशीन है उसको यूज़ करते हैं, जिसपे 260/80 रेशियो एंड 260/30 रेशियो हम चेक करते हैं। ये कितने से कहाँ तक रेंज में होना चाहिए, इन द रेंज ऑफ 1.7 to 1.2 इज कंसिडर्ड टू प्योर DNA, and in the case of 260 and 230 used as a secondary measure of DNA and RNA purity, जहाँ पे अगर contamination रहेगा it should be in between 2 and 2.2। followed by agarose gel electrophoresis, हम क्या कहाँ से agarose isolate करते हैं, that is marine algae, और ये किसका नेचुरल पॉलीमर है, that is alternating beta-D galactose and 3,6 anhydrous L-galactose unit of agaroribose in its chemical structure। so ये जेल बना लेता है। उसके साथ साथ स्लिक सेक्स लोडिंग डाई का क्या क्या, ये सब इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन है, पर इट्स फाइन। और हम ETDR से हम स्टेन करते हैं। उसके लास्ट एक कंसेप्ट आता है, दैट इज़ रीनेचुरेशन एंड डीनेचुरेशन काइनेटिक्स। ऑब्वियसली मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है, जिसका GC कंटेंट ज़्यादा होगा, जिसका GC कंटेंट ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक, उसका मेल्टिंग TM ज़्यादा होगा, TM इज़ मेल्टिंग टेम्परेचर। अब इसमें क्या होता है, एक शिफ्ट होता है, क्या, इसका जो जब आप डीनेचर्ड कंडीशन में देखोगे तो क्या होता है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है उसका एब्जॉर्बेंस बढ़ जाता है। सो अगर एब्जॉर्बेंस बढ़ता है उसको बोला जाता है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। वेवलेंथ पे अगर कम हो जाता है उसको हाइपोक्रोमिक शिफ्ट बोला जाता है, और एक छोटा सा कंसेप्ट है। और उसके साथ साथ ये भी GC कंटेंट वाला जो कंसेप्ट है, ये बहुत जगह CSIR नेट में भी अभी तक पूछा गया है, GAT B CVT सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। जिसे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनता है कि किसका TM, जैसे कैलकुलेट करने भी दिया था GAT B में ही, मुझे अभी याद आ गया, GAT B में ही एक क्वेश्चन था कि मैं 2 स्टैंड बता दूं आपको। जैसे जनरली हम जब DNA लिखते हैं तो 5' to 3' एक स्टैंड के बारे में ही हम बात करते हैं, तो पता चल जाएगा इट्स कॉम्प्लीमेंट्री DNA इज ऑलवेज डबल हेलिक्स। सो जैसे किसी का GC ज़्यादा है तो आप ऑब्वियसली जैसे 1 2 3 मैं दे दूँ, किसी का 10 GC है, किसी का 2 GC है, किसी का 4 GC है, तो मेल्टिंग टेम्परेचर किसका ज़्यादा होगा, जिसका GC कंटेंट ज़्यादा है। तो ये जो 2 नंबर फॉलोड बाई 3 फॉलोड बाई 1 होगा। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो कंसेप्ट सेम रहेगा, क्वेश्चन बन सकता है अलग अलग टाइप से, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लिक एसिड इसका पार्ट। उसके बाद आता है DNA रेप्लिकेशन। उसके बाद हम आते हैं DNA रेप्लिकेशन। अब ये DNA रेप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, सभी जानते हैं प्रोपोज मॉडल ऑफ DNA रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। आप चाहे तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं पे भी उठा के आप कर सकते हैं, ठीक है।
अब जैसे और एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे हाँ, जैसे न्यूक्लिक एसिड से क्वेश्चन पूछा गया था CVT-PG, एक क्वेश्चन करते हैं, आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। Among two nucleic acid, DNA RNA is found to be found in living cells. DNA is considerably more stable than RNA. Obviously, ये तो बहुत बेसिक सा चीज़ है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। डबल स्टैंडर्ड DNA एंड सिंगल स्टैंडर्ड RNA कंट्रीब्यूट्स टू दिस स्टेटस। अब इसके पीछे ये भी रीजन है, तो मैंने आपको बताया RNA क्यों अनस्टेबल है, तो दिस इज द प्रेजेंट ऑफ 2' OH। अल्कालाइन कंडीशन में इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, RNA इज अनस्टेबल। एंड उसके साथ साथ तो ये जो क्वेश्चन है उसका एक कॉन्सेप्ट से पूछा गया है और डिटेल में पूछा गया जाएगा, तो RNA का अनस्टेबिलिटी के बारे में पूछा जा सकता है और DNA के स्टेबिलिटी के बारे में पूछा जा सकता है, फॉलोड बाय TM। तो एक क्वेश्चन आपको दिख गया न्यूक्लिक एसिड रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, DNA रेप्लिकेशन। यहाँ सबसे क्वेश्चन जो चीज़ें हैं उसको पढ़ते हैं। जैसे देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे ये देखिए, ये भी पूछा गया था कि DNA क्या है, एंटी पैरेलल डबल हेलिक्स। ये कोई क्वेश्चन है, आप बताइए। ये सारे CVT लेवल के, CVT-PG का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बैकबोन आउटसाइड द डबल हेलिक्स इज मेड ऑफ फॉस्फेट एंड शुगर। अब भाई क्या ही बताना, इस क्वेश्चन को करने में आपको कितना टाइम लगेगा, करके आप आराम से निकल जा सकते हैं। सो मैं और एडवांस कंसेप्ट आपको बताते जा रहा हूँ ताकि आपको मदद हो जाए। फॉलोड बाई क्या करना है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव मिसेल्सन एंड स्टाल्स एक्सपेरिमेंट, वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट N14 एंड N15, NCERT में भी हैं, आप पढ़ते आ रहे हैं। रूलिंग सर्कल, दिस आर द टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में क्या करना है, मैं एकदम डायरेक्ट बात करता हूँ। ये जो कंपोनेंट्स ऑफ रेप्लिकेशन है, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, आपको कहीं पे नहीं जाना है। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट में भी कुछ हाथ पैर नहीं मारना है। प्रोकैरियोट में क्या, प्रोकैरियोट में कौन कौन सा प्रोटीन्स काम करते हैं, जैसे DNA गाइरेज, DNA हेलिकेज क्या करता है, DNA लाइगेज क्या करता है, DNA प्राइमेज क्या करता है, Pol3 क्या करता है। बस ये कितने पॉइंट्स मैंने अभी बताए, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताया। क्या, एंजाइम का फंक्शन। आपको अगर लग रहा है कि कहाँ मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे पहला क्वेश्चन आपने देखा होगा। अच्छा, मिशन से स्टाल दिखा देता हूँ आपको। बताइए, GATB 2021 क्या, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। अब अगर छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ सकता है, बिल्कुल न्यूमेरिकल बना सकता है। कैसे न्यूमेरिकल बनाएगा, N14 N15 का रेशियो बता के बताएगा। जैसे मैं अगर दिखाऊँ आपको N14 N15 का, जैसे इस तरह का क्वेश्चन बना सकता है कि अगर व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ DNA दैट कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी कंसिडर्ड अब लाइट नाइट्रोजन आफ्टर 3 जनरेशन। ऑब्वियसली GATB IIT जैम लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जा सकते हैं, जो आपने ऑलरेडी किया है। गेट लेवल का 2-4 क्वेश्चन सेम IIT जैम लेवल का भी आता है, जो CVT GATB में पूछा जा सकता है। प्रोबेबली अगर थोड़ा मुझे लगा कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना चाहिए तो इस तरह का क्वेश्चन मैं पूछ लूँगा, कुछ नहीं है। सेम N14 N15 का कंसेप्ट आपको लगाना है। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये 2021 में पूछा गया है, 3-4 साल उसके बाद। अब मिसल स्टाल से क्या पूछेगा, एक न्यूमेरिकल छोटा सा पूछ सकता है, 1 नंबर का भी बना सकता है, 2 नंबर का भी बना सकता है। तो ये कंसेप्ट रिपीट हो जाएगा। अब उसके बाद जैसे एक बहुत जो इनिशियल स्टेज ऑफ रेप्लिकेशन है उसमें आता है, दैट इज़, और रिपीटेडली पूछा गया है, दैट इज़ रोल ऑफ प्राइमेज। क्या करता है प्राइमेज, प्राइमर DNA में, DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस में प्राइमर चाहिए। सो व्हेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द रोल ऑफ प्राइमेज एंजाइम इन DNA रेप्लिकेशन। इट डू नॉट नीड अ प्राइमर टू फंक्शन, इट इज ए स्पेशलाइज्ड पॉलीमर दैट रिक्वायर DNTP ऑब्वियसली। It is an RNA polymer is using a ribonucleotide triphosphate desynthesis primer for both leading and lagging strand। ये तो obviously true है, but it does not need a primer। अब DNA प्राइमेज का काम ही है, DNA प्राइमेज एंजाइम DNA रेप्लिकेशन, it do not need a primer to function। It is an RNA polymerase, ये गलत। आप DNA polymerase रेप्लिकेशन कराते हैं तो उसमें DNA polymerization रेप्लिकेशन में RNA polymerase का क्या रोल, सॉरी अच्छा, ये रिक्वायर DNTP। एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। तो जो प्राइमेज का काम एक बार देख लीजिए, प्राइमेज क्या करता है। प्राइमेज शॉर्ट RNA प्राइमर, यहाँ पे आप गड़बड़ मत कीजिए मेरे जैसा, सॉरी, DNTP और RNTP में कंफ्यूज मत हो जाइए। क्या, RNA प्राइमेज रिक्वायर्ड, डू नॉट रिक्वायर DNTP, इट रिक्वायर्स RNTP। कितना सुंदर सा एक लाइन में क्वेश्चन पूछ लिया। जैसे देखिए, मैंने आपको यहाँ पे बताया, synthesize a short RNA primer to provide a 3' OH group for the attachment of DNA nucleotide। तो RNA प्राइमर बनाता है, DNA प्राइमर नहीं। तो प्राइमेज का काम ये रहा। उसके छोड़ के और क्या सवाल पूछा गया है, और क्या सवाल पूछा गया है, जैसे ऊपर में ही पूछा गया था, कहाँ मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, दैट इज़
ये रहा, नहीं तो अब तो सील करने हैं, क्या कैसे करेंगे, डीएनए लाइगेज जोड़ के रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट है। ये अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी जो बायो इंजीनियरिंग का पार्ट है उसी का भी क्वेश्चन है। सो हर वक्त आपको एंजाइम के बारे में ध्यान रखना है, बस इतना ही काम है। उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ डीएनए सिंथेसिस कुछ दिक्कत नहीं। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, गेट के लिए भी मैंने बताया था, यहाँ पे भी फिर से बता रहा हूँ कि भाई पॉल 1 पॉल 2 पॉल 3 में कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, किसका एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, किसका एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस नहीं एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, कौन से डायरेक्शन में, आदर वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में है, तो ये येस है, ये नो है, ये नो है। तो ये पॉल 1 का खासियत है। पॉल 1 और क्या कर सकता है, इसके पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, जिसको प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी बोला जाता है, ये सबके पास होता है। पर खासियत कहाँ पे क्वेश्चन फंसेगा, क्वेश्चन फंसेगा यहाँ पे, जहाँ पे आपको पूछ लिया जाएगा कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी किसके पास है। जैसे आपको दिख रहा है कि इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है कि डीएनए पॉलीमरेज हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, ऑल द ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये देखिए डीएनए पॉल 1 के पास क्या क्या है, सभी चीज़ें हैं। सो ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सो डीएनए पॉलीमरेज 1 हैज़ द फॉलोइंग एक्टिविटी। गेट बी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑब्वियसली फिर से इंपॉर्टेंट बनता है क्या, अगले साल 2025 में पूछे जाने का। उसके बाद है सबसे मेजर एंजाइम क्या कौन है जिसका प्रोसेसिविटी हाई है। प्रोसेसिविटी मतलब न्यूक्लियोटाइड्स एडेड बिफोर पॉलीमरेज डिसोसिएट। ये भी लाइन उठा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोसेसिविटी और एक चीज़ होता है फिडेलिटी। फिडेलिटी मतलब कितना सही है, प्रोसेसिविटी मतलब कितना न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है एट ए टाइम, एट ए स्ट्रेच, बिफोर डिसोसिएटिंग फ्रॉम दैट एक्ट। जब ये क्लैम्प लोड होता है, जब क्लैम्प लोड है तो अलग वाला कंसेप्ट है, जब बैठता है एक ही सीटिंग में कितना काम कर सकता है टाइम। तो ये हो गया। अब आता है एक छोटा सा और कंसेप्ट, क्लिनोफ्रैगमेंट। क्लिनोफ्रैगमेंट इज डिराइव फ्रॉम डीएनए पॉलीमरेज 1। सो जो लार्जर फ्रैगमेंट है उसको हम क्लिनोफ्रैगमेंट बोला जाता है, ठीक है। लार्जर क्लिनोफ्रैगमेंट इज अ लार्जेस्ट फ्रैगमेंट। क्लिनोफ्रैगमेंट इज अ लार्जर फ्रैगमेंट प्रोड्यूस व्हेन डीएनए पॉल 1 फ्रॉम ई कोलाई इज एंजाइमेटिकली क्लीव्ड बाय द प्रोटीज सबटिलिसिन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है किससे हम क्लीव करेंगे तो बनेगा प्रोटीज, क्योंकि प्रोटीज स्पेसिफिक साइट पे कट करता है तभी क्लिनोफ्रैगमेंट बनता है। सो बस और हो गया इलोंगेशन, सभी लोग जानते हैं, पॉल 1 पॉल 2 पॉल 3। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 का सब यूनिट्स आप ध्यान रखिए कि थोड़ा मोटा अगर क्वेश्चन बन सकता है तो यहाँ से भी बन सकते हैं कि कोर पॉलीमरेज और क्लैम लोडिंग। कोर पॉलीमरेज में आता है आपका अल्फ़ा, थीटा एंड एप्सिलॉन, ठीक। टाउ ई और बाकी सारे आते हैं क्लैम लोडिंग कॉम्प्लेक्स में। उसके साथ साथ जैसे 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी एप्सिलॉन के पास रहता है। बस ये चार्ट थोड़ा ध्यान रखिए, बाकी आपका काम खत्म हो गया। अब उसके बाद आता है टेलोमियर वाला कंसेप्ट, जो भी हम देख लेते हैं टेलोमियर वाला कंसेप्ट। उससे पहले यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज, ये भी जैसे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा गया था बहुत जगह, मैं दिखा देता हूँ। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन अगर बनेगा इस तरह से, मैच द फॉलोइंग, जैसे यहाँ पे दिखा देखिए, हाँ, द काउंटर पार्ट्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स। तो इस तरह का क्वेश्चन पॉल 1 पॉल 2 पॉल 3, जैसे यहाँ पे काउंटर पार्ट्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3। सो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक के एक चार्ट होता है। मैं यहाँ पे भी एक चीज़ बता देता हूँ, जेम्स डी वाटसन। मैं अगर यहाँ पे रेप्लिकेशन में देखूँ, रेप्लिकेशन मेंटेनेंस रेप्लिकेशन, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल और जो कंपैरिजन वाला है वो भी देखिए। अगर क्वेश्चन पूछा है तो इट्स बेटर आप देख के जाइए, पॉल 1 पॉल 2 पॉल 3। ये देखिए, ये एक्टिविटीज़ और फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज पॉल 1 पॉल 2 पॉल 3 एंड यूकैरियोटिक के केस में पॉल अल्फ़ा पॉल बीटा पॉल डेल्टा गामा करके रेब 1 तक चार्ट है। तो ठीक, ये थोड़ा ध्यान रखिए। और जो मैं बात कर रहा था दैट इज़ यहाँ पे काउंटर पार्ट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इन पॉल 3 इज आर अल्फ़ा डेल्टा एंड एप्सिलॉन, ठीक। यहाँ पे एक हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रूफ रीडिंग आर एसेंशियल टू मेंटेन फिडिलिटी ऑफ इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो फिडिलिटी का मतलब आपको जानना पड़ेगा। फिडिलिटी मतलब गलती ना होना, तो ऑब्वियसली प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होना चाहिए। सो जब प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होगा तो जनरली आपको पॉलीमरेज के बारे में पता होना चाहिए। और उसके साथ साथ डैमिथाइलेशन वाला कंसेप्ट से ये क्वेश्चन पूछा था, सब्सिक्वेंटली मैं आपको बताता हूँ। तो ये CUT PG बायोकेमिस्ट्री का सवाल था। और
जैसे निक को क्लोज करने में कौन मदद करता है इन डीएनए पॉलीमरेज, कैसे निक को क्लोज होता है, डीएनए लाइगेज से होता है। ठीक, ये बॉटनी से क्वेश्चन था। फिर ये जैसे आरएनए डीएनए से एक क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छा, जो चार्ट में आपको दिखाना चाहता था, एक बार अब नीचे की तरफ देखता हूँ मैं, शायद यहाँ पे देखिए डीएनए प्राइमेज क्या करता है, दैट इज सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। इस तरह से आपको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्या, और क्या, और 3-4 सवाल एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, शायद और नीचे जाएंगे तो ये देखिए, ये देखिए, देखिए जैसे मैंने आपको अभी चार्ट दिखाया है ना, ये देखिए इसका फंक्शन देखिए। ये चार्ट मेरे इस पीपीटी में भी है जहाँ से मैं पढ़ाता हूँ, कोई पढ़ता नहीं अलग बात है। यहाँ पे पूछा है कि भाई बेस एक्सिशन रिपेयर में कौन सा पॉल काम करता है, देखिए पॉल बीटा। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा देखूँ, पॉल बीटा क्या यहाँ पे काम करता है, बेस एक्सिशन रिपेयर। पूरा हुबहू आप दिख रहा है ना आपको चार्ट, तो आप इसको मिस मत कीजिए, आप ध्यान रखिए। UMECUD इनके सब ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस प्रोसेस पॉल 5 काम करते हैं। पॉल 4, पॉल 5 जिसको डीएनए रिपेयर ट्रांसलेशन सिंथेसिस अभी मैंने बताया वहाँ पे काम करता है प्रोकैरियोट पे। यहाँ पे कौन काम करते हैं, पॉल ईटा, बॉल थीटा, पॉल ईटा, लैम्डा, गामा, कप्पा, ईटा। सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन में कौन काम करता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। पॉल अल्फा बीटा गामा, डेल्टा बेस एक्सिशन रिपेयर और एप्सिलॉन इसमें काम करता है। कप्पा जो ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस में काम करता है। तो ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए आप। तो ये रहा डीएनए रेप्लिकेशन का कंसेप्ट। उसके बाद आते हैं इन रेप्लिकेशन प्रॉब्लम, दैट इज टेलोमियर। टेलोमियर किस चीज़ से बनता है, राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन विच इज़ ए कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए followed by sequence, ध्यान रखिए। इन केस ऑफ ह्यूमन द टेलोमेरिक रिपीट इज TTA-GGG, प्रोटो जो टेट्राह्यूमन में TT-GGG। अब और क्या डीएनए टेलोमेयर इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दैट कैटालिटिक सब यूनिट ऑफ द टेलोमेरेज एंजाइम, दैट इज स्टार्ट टेलोमेरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे मैकेनिज्म आप एक बार देख लीजिए टेलोमेयर से, बस ये 2-4 कंसेप्ट हैं। एक है राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन, मतलब प्रोटीन प्लस आरएनए, इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। ठीक है, ये हो गया डीएनए रेप्लिकेशन ख़त्म, न्यूक्लिक एसिड ख़त्म। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में जब भी बात करेंगे, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, पहला चार्ट आप ध्यान रखिए। कहीं पे जाना है, कोई एग्ज़ाम, कहीं पे ज़िंदगी में कितना भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई MPPSC या UPSC जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम देने जाए, अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्वेश्चन पूछा जाता है, चार्ट जरूर से ज़रूर देख के जाइए। आरएनए पॉल 1, पॉल 2, पॉल 3 क्या क्या आपका आरएनए बनाता है, एज इट इज़ ध्यान रखिए, कुछ करना नहीं है। पॉल 1 आरएनए MET, रैमेट, RRNA, mRNA, tRNA सभी को पता है। उसको छोड़ के जैसे mRNA पॉल 2 बनाता है, इसी से क्वेश्चन बनेगा। 7S RRNA क्या काम करता है, सिग्नल लिको, उसका फंक्शन भी ध्यान रखिए। सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल फॉर इंसर्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड इनटू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SNRNA आरएनए स्प्लाइसिंग में रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल है। RNA स्प्लाइसिंग में बहुत सारे स्प्लाइसिंग फैक्टर्स हैं, सो SNRNA काम करता है। 5S RRNA इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस। पर 5.8S RRNA कहाँ पे बनता है, RNA पॉल 1। तो मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन जब भी बना है, ये फेवरेट चार्ट में माना जाता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे अगर दिख जाएगा, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, आरएनए पॉल 1, पॉल 2, पॉल 3 क्या क्या काम कहाँ पे है, क्या करते हैं, बस एज इट इज़ ध्यान रखना है कि भाई ये चीज़ पढ़ लो। आरएनए पॉल 1 क्या करता है, देखिए आपके सामने चार्ट है, पॉल 1, पॉल 2, पॉल 3, और ये डीएनए पॉलीमरेज अल्फा बीटा गामा। आपने अभी देखा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन पूछा है ना, भाई फिर से पूछेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। SNRNA, 5S RRNA, 5.8S RRNA, जो यहाँ पे पूछ लिया उसको छोड़ के फिर से पूछ लेगा पॉल 1, पॉल 2, पॉल 3 क्या करता है। तो उससे अच्छा पढ़ के चले जाइए, मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो पढ़ लो यहाँ से। ये एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया चार्ट है, क्वेश्चन बनता है। उसको छोड़ के अब शुरू करते हैं बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन। तो बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन में, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या होना चाहिए,
कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में अभी सब लोग जानते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा, इसके लिए कोई प्राइमेज नहीं चाहिए, कोई प्राइमर नहीं चाहिए, खुद सिंथेसाइज कर लेता है। अब यहाँ पे प्रोमोटर क्या है, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आगे बाइंड करता है उसी को प्रोमोटर कहते हैं हम लोग। तो ये रहा प्रोमोटर। तो ट्रांसक्रिप्शन एपिटर्स में क्या पहला इंपॉर्टेंट है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज में क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, दैट इज़ एक कोर आरएनए पॉलीमरेज होता है और एक आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम होता है, जिसके साथ ये सिग्मा फैक्टर आके बाइंड करता है। सिग्मा फैक्टर का क्या काम है, सिग्मा फैक्टर का क्या काम है, सिग्मा फैक्टर स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है। सो ये रहा कैटालिटिक सेंटर कहाँ पे कैटालिटिक सेंटर कहाँ पे लाई करता है, बीटा डैश सब यूनिट पे। प्रोमोटर स्पेसिफिसिटी के लिए सिग्मा फैक्टर रोल प्ले करता है एंड ऑब्वियसली सिग्मा फैक्टर होलो एंजाइम बाइंड टू द प्रोमोटर बाइंडिंग में मदद करता है। ये रहा सिग्मा फैक्टर का काम। ये रहा चार्ट। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट में कुछ नहीं करना है। बैक्टीरियल प्रोमोटर के लिए कॉन्सेंसस सीक्वेंस, जिसको आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, दिस -10 -35 रीजन प्रिबनाव बॉक्स। ये रहा इनिशिएशन साइट, कहाँ पे रहता है, ये अपस्ट्रीम रीजन, ये डाउनस्ट्रीम, ये अपस्ट्रीम रीजन, ये डाउनस्ट्रीम रीजन, ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। और कॉन्सेंसस सीक्वेंस किसको बोला जाता है, जैसे यहाँ पे एज इट इज़ फिर से मेंशन मैं कर रहा हूँ, मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर न्यूक्लियोटाइड्स अमंग सीक्वेंस दैट पोजेस कंसिडरेबल सिमिलरिटी और कॉन्सेंसस। पूरा वाइट एंड वाइट का डिफिनेशन है। इलोंगेशन, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन दो तरीके से होता है, रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट। रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट। रो फैक्टर के बारे में 2-4 पॉइंट ध्यान रखिए। बाइंड करता है कहाँ पे, राइट साइड पे, आरयूटी साइट राइट साइड पे बाइंड करता है। हेक्सामेरिक कॉम्प्लेक्स है, 6 सब यूनिट आपको दिख रहा है, और एटीपी का यूज़ करता है। हेलिकेज क्या, रो डिपेंडेंट जो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन है दैट इज़ रो हेलिकेज क्या यूज़ करता है, एटीपी यूज़ करता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए जैसे ये असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है ना, आपको दिख रहा है असर्शन रीजन गैट बी सीवीटीपीजी में जैसे असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, तो इसमें घुमा फिरा के हेलिकेज के बारे में मैं 2-4 पॉइंट पूछ लूँ, दैट इज़ इट इज़ हेक्सामेरिक कॉम्प्लेक्स। एंड उसके साथ साथ ये रहा यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। पॉल 1 पॉल 2 पॉल 3 का काम आपने पढ़ लिया। आरएनए पॉल 2 के बारे में और अगर पढ़ना चाहते हैं तो टीएफ डीएबी एफईएच कैसे काम करता है सीक्वेंशियल बेसिस पे आप याद रह सकता है, पर उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर पूछना थोड़ा बहुत चालू कर दिया है। आप देख सकते हैं गेट बी का क्वेश्चन, अगर गेट बी 2024 का अगर थोड़ा बहुत मैं क्वेश्चन दिखाऊँ आपको, अगर आपको लग रहा है, मुझे भी लग रहा है थोड़ा पढ़ देना चालू करना है आपको, क्योंकि बेसिक तो ऊपर से पूछ लिया है। अभी थोड़ा बहुत जैसे मैंने अभी बताया कि आरएनए पॉल 1 पॉल 2 पॉल 3 क्या करता है वो तो बना लिया। अब जैसे आपको पूछ लेगा एमआरएनए का काम क्या है, टीआरएनए का काम क्या, बताइए आप। इसके लिए अलग से कुछ चार्ट देखना की ज़रूरत है। ये जो मैंने आपको दिखाया दैट इज़ इनफ, जो पहले वाले चार्ट दिखाए दैट इज़ इनफ। अब और क्या है, अब और क्या ध्यान रखना है आपको, शायद यहाँ पे नहीं है, CGPG एक बार मैं देख लेता हूँ। पहला का जो क्वेश्चन है शायद 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा, देखता हूँ। अब DAB FEH मैं इसलिए बता रहा हूँ, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, थोड़ा रिलेवेंट बनना चालू है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत पूछना चालू किया है। जैसे देखिए एनहांसर का क्या काम है, जैसे फैक्ट का क्या काम है, ये सब पहले नहीं पूछता था, अभी थोड़ा बहुत पूछने चालू किया है। जैसे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का अगर आप पढ़ना है, पहला चीज़ कि पॉल 2 के बारे में थोड़ा पढ़िए। DNA पॉलीमरेज 2 RNA पॉलीमरेज 2 कैसे काम करता है, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर चाहिए जो बाइंड करता है सीक्वेंशियली DAB FEH। कैसे DAB FEH, तो 2D का काम क्या है, 2D का काम है टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन को रिक्रूट जैसे रिकॉग्नाइज करना एंड बाइंड करना। DFBH ये एज का है, हेलिकेज का काम, ATP डिपेंडेंट हेलिकेज, मेल्टिंग और प्रोमोटर क्लियरेंस में मदद करता है। 2A का काम है स्टेबलाइजेशन ऑफ टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन एंड टैफ, सारे फैक्टर्स हैं जो ध्यान रखना चाहिए। ये रहा आपका टाटा बॉक्स बाइंडिंग, यहाँ पे टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन TBP बाइंड करता है, उसको छोड़ के TF2B रिकॉग्निशन एलिमेंट यहाँ पे -35 पे एंड इनिशिएटर एलिमेंट फॉलोड बाय डाउनस्ट्रीम कोर प्रोमोटर एलिमेंट। इसको छोड़ के ये जो पार्ट है, ये जैसे अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो प्रोसेसिंग होता है, जिसमें स्प्लाइसिंग कैपिंग ये सब होता है, दैट इज़ ऑल्सो रेगुलेटेड बाय
आपका डिफरेंट मॉडिफिकेशन, जैसे फॉस्फोरिलेशन ऑफ सी टर्मिनल डोमेन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज 2 का ही खाली सी टर्मिनल डोमेन में ये मॉडिफिकेशन होते हैं, बाकी कहीं पे पॉल 1 पॉल 2 पे नहीं होता है। ध्यान रखिए, यूकैरियोटिक के केस में पॉल 2 का सी टर्मिनल डोमेन में सारे मॉडिफिकेशन होता है। तो कैपिंग के केस में हम अगर सेरीन 5 में फॉस्फोराइड करेंगे तभी ये जो कैपिंग वाले फैक्टर से आके बाइंड करेंगे, सेरीन 2 पे होगा तो स्प्लाइसिंग वाले फैक्टर आके बाइंड करेंगे। सो आरएनए पॉलीमराइजेशन एंजाइम आर रिक्रूटेड बाय द सीटीडी ऑफ टेल ऑफ पॉलीमरेज। उसको छोड़ के और क्या ध्यान रखना है, पॉली ए टेल, दैट इज पॉली ए टेल फॉर्मेशन, पॉली ए पॉलीमरेज, CpSF एंड CSTF। CpSF क्या है, CSTF क्या है, जो पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस पे आके बाइंड करते हैं। एंड उसके साथ साथ पॉली ए पॉलीमरेज के बारे में अगर पूछा गया, आप क्या करेंगे, आप बहुत अच्छे से एक चीज़ याद रखिए, इट इज़ अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम। इसके लिए कोई टेम्पलेट नहीं चाहिए, ये ऐसे ही 200 न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हुए चला जाएगा। तो पॉली ए पॉलीमरेज उसके साथ बाइंड करता है पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन। दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट द पॉलीएडेनोसिन फॉलोड बाय आरएनए स्प्लाइसिंग। आप ध्यान रखिए, ये जो डिफरेंट क्लासेस ऑफ आरएनए स्प्लाइसिंग है, दैट इज़ ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड न्यूक्लियर फ्री mRNA स्प्लाइसिंग। उसके जो ये छोटा सा चार्ट, बस आपका आरएनए स्प्लाइसिंग हो गया। और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, बुक्स हैं, छोटा बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप पढ़ सकते हैं, बाकी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और क्या है, ऑल्टरनेटिव प्रोसेसिंग ऑफ कैल्सिटोनिन जीन ट्रांसक्रिप्ट रैट। ये है यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग से डिफरेंट स्प्लाइस प्रोडक्ट बन सकते हैं जिसका फंक्शन अलग अलग हो सकता है। फॉलोड बाय आरएनए एडिटिंग। आरएनए एडिटिंग में एंजाइम का नाम है साइटिडीन डीएमिनेज, जो साइटोसिन्स और यूरासिल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, ये जैसे अपोलाइपोप्रोटीन एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है, अगर ये लीवर में एक्सप्रेस कर रहा है तो द प्रोटीन साइज इज 4,5,6 अमीनो एसिड, एंड इफ इट इज एक्सप्रेस इन द इंटेस्टाइन सो द प्रोटीन साइज बिकम्स 2,1,5 अमीनो एसिड। उसके बाद आरएनए एडिटिंग गाइड आरएनए मीडिएटेड होता है। एंड लास्ट में सिग्मा फैक्टर, ये मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है। हीट शॉक अगर जो प्रोटीन्स है उसको एक्सप्रेस करना है, हाउसकीपिंग जीन है तो सिग्मा 70 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोटीन बता रहा हूँ, ट्रांसक्रिप्शन कराना है तो सिग्मा 54। ये चार्ट भी आप हाईलाइट करके रखिए, सिग्मा 54, सिग्मा 32, सिग्मा 17, तीनों के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्मा फैक्टर्स इन इकोलाई। एंड अगर और एक थोड़ा ट्विस्ट देना चाहेगा, एक ट्विस्ट देना अगर चाहेगा, आप ये इनहिबिटर्स के बारे में देख के जाइए। पॉल 1 पॉल 2 अल्फा इम्यूनिटी सेंसिटिविटी के ऊपर क्वेश्चन बना देता है। पॉल 1 पॉल 2 पॉल 3 कहाँ गया, पॉल 1 पॉल 2। इन आंसर क्या है, ये इन आंसर क्या है और ये मॉडिफिकेशन कैसे कैसे हो सकता है, ये सब को एक बार अपने तरफ से एक बार देख के जाना है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से आप पढ़ सकते हैं। ठीक, अब से मैं जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ, आरएनए एडिटिंग हो गया। आरएनए एडिटिंग में साइटिडीन डीएमिनेज एंड एडिनोसिन डीएमिनेशन ऑल्सो अकर्स इन सेल एंजाइम एडार, ये भी ध्यान रखिए, एडिनोसिन डीएमिनेज ये भी चेंज कर देता है। ठीक, अब यहाँ पे पॉल 1 पॉल 2 पॉल 3, पॉल 1 पॉल 2 पॉल 3 अल्फा इम्यूनिटी सेंसिटिविटी मैं आपको दिखाता हूँ। पे अल्फा इम्यूनिटी सेंसिटिविटी यूकैरियोटिक, यहाँ पे ये चीज़ मिसिंग है, कहाँ पे मैं दिखाना चाहता था। अच्छा, ये शायद मैंने एडिट करके कहीं पे थोड़ा बहुत चेंजेस किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप पॉल 1 पॉल 2 पॉल 3 का अल्फा इम्यूनिटी सेंसिटिविटी एक बार वो चीज़ भी देख लीजिए। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको इनिशिएशन। ये प्रोकैरियोटिक के केस में सिग्मा फैक्टर अपस्ट्रीम एलिमेंट, कॉन्सेंसस सीक्वेंस क्या है, कोडिंग स्टैंड क्या है, सेंस स्टैंड किसको बोला जाता है, एंटी सेंस स्टैंड किसको बोला जाता है, ये भी ध्यान रखिए। सो ये आपका डीएनए है, ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो ये जो दिख रहा है आपको, थाइमिन की जगह पे यूरासिल होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन अराउंड द डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो सेंस स्टैंड इसको बोलेंगे। ठीक, जो ऊपर वाला स्टैंड है, और उल्टा होगा उसका एंटी सेंस स्टैंड। एंड फॉलोइंग, एंटी सेंस मतलब जो टेम्पलेट के हिसाब से काम करेगा। भाई कॉपी करोगे ना तो टेम्पलेट इसको बोलेंगे और उसको कोडिंग स्टैंड बोलेंगे। ये टर्मिनोलॉजीज भी बहुत क्रूशियल है, ध्यान रखिए। तो ये छोटे मोटे चीज़ें मैंने बता दिया, पॉल 2 पॉल 3
अच्छा, ये हो गया आपका ट्रांसक्रिप्शन तक का पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन तक मैंने बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग ये रहा आपका, तो हमने अभी तक ट्रांसक्रिप्शन तक पढ़ा है, ट्रांसलेशन तक हम नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं। ट्रांसलेशन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, फॉलोड बाय डीएनए डैमेज एंड रिपेयर एंड प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन, और 1-2 वीडियो लगेगा, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जो क्रूशियल पॉइंट मैंने बताया वो ध्यान रखिए, और बस इतना सा ही आप अगर पढ़ के चले जाएंगे आपका अच्छा खासा नंबर आ जाएगा आपको। और तब तक के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।